ए बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई रसोई घर में घुसने की? तेरे को 1000 बार समझाया है ना कि रसोई में मत घुसा कर। बुढ़ापे में याददाश्त ज्यादा कमजोर हो गई क्या? बहू, मेरा दवाई लेने का वक्त हो गया है। तू मुझे रात की रोटी दे दे। अगर मैंने समय पर दवाई ना ली तो मैं और बीमार पड़ जाऊंगी। रात की रोटी मैंने सुबह कुत्ते को दे दी। जब बनेगा खाना तो आवाज लगा दूंगी। थोड़ी लेट खा लेगी तो मर नहीं जाएगी। चल अब रसोई से बाहर निकल, जाकर आंगन में पोछा लगा। जब खाना बनेगा तो तुझे भी मिल जाएगा। बहू, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आज मुझसे काम नहीं होगा। आज मुझे माफ कर दे। हाँ हाँ, बड़ी आई बहाने मारने वाली। आज तुझे खाना नहीं दूं तो तू क्या मेरी माफी से काम चला लेगी? चल जा, उससे पहले कि मुझे और गुस्सा आए और मैं तुझे मारूं। चली जा बाहर। बेचारी बूढ़ी चुपचाप हाथ में बाल्टी उठाकर घर के आंगन में पोछा लगाना शुरू कर देती है। आज अगर मेरी असली बहू जिंदा होती तो मुझे अपने पलकों पर बिठा कर रखती। क्यों राम जी अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। अगर राहुल छोटा नहीं होता तो मेरा बेटा कभी दूसरी शादी ही नहीं करता। वो बेचारा भी पैसे कमाने के लिए बाहर गया है। उसे भी क्या पता यहाँ हमारे साथ क्या बीत रही है। पता नहीं इस सौतेली बहू के जुल्म कब तक सहने पड़ेंगे। आई बड़ी महारानी कही की। बेटा तो विदेश जाकर बैठा हुआ है, खुद तो साल भर आता नहीं और माँ बेटे को मेरे गले बांध दिया। थोड़ी देर में राहुल स्कूल से घर आ जाता है तो देखता है कि दादी जमीन पर गिरी हुई है और जोर जोर से सांस ले रही है। दादी उठो, तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, दवाई नहीं ली तो थोड़े चक्कर से आ गए। राहुल दादी को उठाकर कुर्सी पर बिठाता है। दादी, क्या आज भी सोनाली माँ ने तुम्हें टाइम से खाना नहीं दिया? तुम यहाँ आराम से बैठो दादी, मैं तुम्हारी जगह जल्दी से सारा काम कर देता हूँ। सोनाली माँ को पता भी नहीं चलेगा और फिर हम साथ में खाना खाएंगे। राहुल सारा काम करके कपड़े बदलकर दादी के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है। सोनाली माँ, वो पनीर की सब्जी दो ना, मुझे पनीर खाना है। थोड़ा पनीर दे दो ना। पनीर की सब्जी सिर्फ मेरे लिए है और मेरी किसी चीज की तरफ देखना भी मत। तुम लोगों के लिए आलू बनाया है, चुपचाप खा लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। ला बुढ़िया तेरा कटोरा। अच्छा हुआ जो इसे कटोरा दे दिया, कम से कम इसके जूठे बर्तन तो मुझे साफ नहीं करने पड़ते। बूढ़ी थोड़ा मुस्कुराती है। मुस्कुरा क्यों रही है रे बुढ़िया? भगवान तुझे लंबी उम्र देगा, क्योंकि बुढ़ापा तेरा भी आएगा। ये सुनकर सोनाली मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। दादी, तुम रोज इसी कटोरे में खाना क्यों खाती हो? क्या तुम्हें प्लेट में खाना पसंद नहीं? मुझे तो पसंद है बेटा, पर तुम्हारी सोनाली को मुझे प्लेट में देना पसंद नहीं। एक दिन सोनाली अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। अरे बुढ़िया, रियो बुढ़िया,
कहाँ मर गई? जरा जल्दी मेरे कमरे में आ। क्या हुआ बहू? मैं बाहर तुम्हारे कपड़े धो रही थी। अभी तक तेरे से कपड़े नहीं धुले? पिछले 1 घंटे से क्या आराम कर रही थी? 10 जोड़ी कपड़े धोने में इतना टाइम लगता है? चल वो छोड़, यहाँ नीचे बैठ। अब मैं बैठे बैठे थक गई हूँ। कपड़े छोड़, अब पहले मेरे थोड़े पैर दबा दे। मुझे आराम की जरूरत है। सोनाली बेटा, मेरे हाथ तो कपड़े धो धो कर पहले ही बहुत दुख रहे हैं। मशीन तो तुम चलाने नहीं देती, नहीं तो कपड़े कब के धुल जाते। चल चल नीचे बैठ और मेरे पैर दबाना शुरू कर। ज्यादा बहाने मत बना। जब भी कोई काम बोलती हूँ तो तेरे नाटक पहले ही चालू हो जाते हैं। अपनी उम्र और मेरी उम्र तो देखो सोनाली, मैं अब इतना काम नहीं कर पाती हूँ। सोनाली अपनी सास से इतना काम लेती जितना शायद वो खुद भी नहीं कर पाती, पर उसे कभी उनकी उम्र पर तरस नहीं आता। रुक जरा, देखो तो इस टाइम किसका फोन है? हेलो। हेलो सोनाली, लक्ष्मण बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? माँ और राहुल कैसे हैं? हम सब ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए हैं। माँ की कुछ दवाइयाँ हैं जो उन्हें टाइम से देती रहना, और हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी भेज रहा हूँ राहुल का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाना। मुझे एक नई कंपनी में नौकरी मिली है, इस वजह से 1 साल तक मैं इंडिया नहीं आ पाऊंगा, तो तुम सबका ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो, बस पैसे टाइम पे भेजते रहना। मैं यहाँ सबका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। राहुल कभी कभी जिद करता है बाहर खाने और खिलौने लेने की। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा, पर अभी 1-2 महीना हो सके तो थोड़ा संभल के खर्चा करना। अच्छा, माँ है पास में तो उनसे बात करवा दो। बहुत समय हो गया उनसे बात नहीं हुई। सोनाली माँ की तरफ देखती है और पति से झूठ बोल देती है। नहीं, उन्हें दवाई देकर गरम दूध पिला दिया था तो वो टाइम से सो गई है। तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उनकी बहुत सेवा करती हूँ। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, मुझे राहुल को होमवर्क करवाना है। एक दिन सोनाली के घर के बाहर से उसकी फ्रेंड गुजरती है। अरे, सोनाली का घर आ गया। इस बार की किट्टी पार्टी तो उसके घर ही है। चलो जरा इससे कुछ बातें निकाली जाए, बाद में सबको एक एक करके बताऊंगी। सोनाली के लिए गॉसिप करने का पॉइंट मिल जाएगा। फिर ग्रुप में भी सबको बताऊंगी तो सबको लगेगा ये बात इसने सबसे पहले हमसे शेयर की थी। इससे उन पर मेरा ट्रस्ट बढ़ेगा और सब भी आगे चलकर सारी बातें सबसे पहले मुझे ही बताया करेंगी। सोनाली दरवाजा खोलती है। अरे प्रीति, तू आ अंदर बैठते हैं। नहीं सोनाली, बैठने नहीं, मैं तो तुझे ये बताने आई हूँ कि इस बार की किट्टी पार्टी की बारी तेरी है। याद है ना? भूल मत जाना। यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुझे याद दिला दूं। हाँ, याद है। परसों की पार्टी मेरे घर ही रहेगी। तुम लोग टाइम से आ जाना। मैं बहुत अच्छी ड्रेस पहनने वाली हूँ और सोच रही हूँ कि सबको कोई ना कोई छोटा सा गिफ्ट भी दूँ। ये अच्छा आइडिया है। अच्छा, ये तो बता, खाने का मेन्यू रेडी किया या नहीं? क्या क्या बनवा रही है? अरे इस बार तो मैं बहुत खर्चा करने वाली हूँ। पनीर पकोड़े, गोलगप्पे
पाव भाजी, कोल्ड ड्रिंक, गुलाब जामुन, रसमलाई, आइसक्रीम और भी बहुत कुछ। अरे वाह, सुन के ही मुंह में पानी आ गया। चल मैं चलती हूँ, बाकी सबको भी तो बताना है। क्या? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा कि मुझे पति को भी तो बताना है ना कि मैं परसों पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। रात को सोनाली फोन में ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर देती है। इस बार तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगी और एक से एक खाने की चीजें बनवाऊंगी। मेरी दोस्तों को भी तो लगना चाहिए कि मैं कितनी अमीर हूँ। सोनाली विंडो शॉपिंग करके पति के आधे पैसे शॉपिंग में उड़ा देती है और बाकी का खर्चा खाना बनवाने में लगा देती है। दीदी देखो तो, एक बूढ़ी औरत हमें बार बार परेशान कर रही है। खाना नहीं बनाने दे रही है, कुछ ना कुछ मांग रही है। अच्छा चल मैं देखती हूँ इस बुढ़िया की तो। ए बुढ़िया, चल निकल वहां से, इधर आ मेरे साथ। तेरे लिए इस कमरे में खाने का सामान रखा है, जा अंदर। जब तक घर के सारे मेहमान चले नहीं जाते तब तक अंदर ही बैठ। उनके जाने पर काम वाली गेट खोल जाएगी तेरा। तब तक किसी को आवाज लगाकर कमरे से बाहर निकलना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रही है? सब तुझे वहाँ ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ चलो चलो, पार्टी एंजॉय करते हैं। आज तो थक गई पार्टी करके। अरे आज के जश्न में मैं तो उस बुढ़िया को खाना देना ही भूल गई। अरे ये आवाज कैसी? बुढ़िया कचरे में से लोगों का जूठा खाना खा रही होती है। सोनाली उसकी तरफ देखती है। बहू, तूने रसोई में घुसने से मना किया था ना? मैं बहुत भूखी थी, मुझे मारना मत। वैसे भी ये सबका फेंका हुआ भोजन है, झूठा है, इसलिए मैंने खा लिया। बहुत टाइम बाद स्वादिष्ट खाना खाया है। हाँ, किसी का झूठा खा लेगी तो बीमार नहीं पड़ जाएगी। जा तेरा कटोरा लेकर आ, कुछ बचा हुआ खाना है तेरे को दे देती हूँ। खाना तो खा लिया बहू मैंने, पर नियति एक दिन ये समय तेरे पर जरूर लाएगी। उस वक्त देखना, तू कमजोर होगी और समय बलवान। बूढ़ी औरत अपनी सौतेली बहू सोनाली के अत्याचार ज्यादा दिन तक सह नहीं पाई और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। दादी के मरने पर राहुल उनकी सभी चीजों को एक बक्से में संभाल कर रख लेता है। वक्त बीतता गया, कई साल निकल गए और राहुल अपने और दादी के साथ हुए दुर्व्यवहार को भुला नहीं पाया। समय के चक्र ने बहू के कर्मों का फैसला करना अब शुरू कर दिया। एक दिन अचानक सोनाली को पैरालाइज अटैक आ गया, जिसने उसके शरीर के आधे भाग को पैरालाइज कर दिया। अब ना तो वो चल सकती थी, ना ही खुद से उठकर खड़ी हो पाती थी। ला बेटा, मुझे जरा खाना तो डाल दे। राहुल अंदर जाकर ट्रंक से वही कटोरा निकालता है और अपनी सौतेली माँ के लिए खाना डालकर उसके हाथ में रख देता है। जैसे ही सोनाली उस कटोरे को देखती है, उस कटोरे में उसको उसकी सास की कही वही बात दिखाई और सुनाई देने लगती है। नियति एक दिन ये समय तेरे पर जरूर लाएगी। उस वक्त देखना, तू कमजोर होगी और समय बलवान।
सोनाली अब अपने कर्मों पर सिवाय पछतावे के कुछ नहीं कर सकती थी। इंसान को जिंदगी में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे ना तो कभी किसी को चोट पहुंचे और ना ही दुख, वरना फैसला तो यही होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाले स्टोरीज की नोटिफिकेशन आपको मिले। गोरखपुर एक खुशहाल गांव था। उस गांव के पास एक जंगल भी था। घने जंगल के बीच कुटिया में एक लड़की रहती थी जो बेहद खूबसूरत और जवान थी। उसके पास एक कौवा भी था। उस लड़की की खूबसूरती के चर्चे पास के सभी गांव में थे। गांव की कई लड़कियां उसके पास खूबसूरती का राज जानने आती, पर वह सबको यह कहकर टाल देती कि जंगल की ताज़ी हवा और फल खाने से वो ऐसी दिखती है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। अमावस्या के दिन गांव से कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उनका मानना था जो भी कोई उस दिन बाहर निकलता उसकी रहस्यमय तरह से मौत हो जाती थी। कुछ लोगों का यह कहना भी था कि किसी पक्षी की परछाई उन्हें मार देती है। कुछ दिनों बाद शहर से एक लड़का जिसका नाम लक्ष्मण था कुछ रिसर्च करने उस गांव आता है, जो एक बोटैनिस्ट यानी वनस्पति विज्ञान का स्टूडेंट था। साथ ही बंदूक से निशाना लगाने में वह चैंपियन था। समय मिलने पर वह गांव के बच्चों को निशाना लगाना भी सिखाता था। एक दिन जब वह बच्चों को निशाना लगाना सिखा रहा था, तब एक बच्चा अकेला बैठे रो रहा था। लक्ष्मण ने उससे रोने का कारण पूछा। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? तो बच्चा बोला, मुझे मेरे भाई की बहुत याद आ रही है। हम दोनों हमेशा साथ ही खेलते थे, पर पिछली अमावस्या को उसे एक पक्षी की परछाई ने मार दिया। लक्ष्मण को यह बात बड़ी अजीब लगी। कुछ दिन बाद किसी पेड़ को ढूंढते हुए वह जंगल के काफ़ी अंदर तक पहुंच जाता है। चलते चलते थकने की वजह से उसे प्यास लगने लगती है। यहाँ वहाँ देखने पर भी उसे पानी नहीं मिलता। थोड़ा आगे चलने पर वह उसी खूबसूरत लड़की की कुटिया के पास पहुँच जाता है। वह कुटिया के गेट से आवाज़ लगाता है, हेलो, क्या कोई अंदर है? मुझे एक गिलास पानी की ज़रूरत है। क्या एक गिलास पानी मिलेगा? सामने से कोई जवाब नहीं देता। वो प्यास की वजह से घर के अंदर चला जाता है तो देखता है वहाँ सब कुछ बहुत अजीब सा था, जैसे यहाँ कोई जादूगर रहता हो। पानी ना मिलने की वजह से वह वहाँ से जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है कि एक सुंदर लड़की उसके सामने खड़ी होती है। लड़की उस लड़के की सुंदरता पर मोहित हो जाती है और उससे पूछती है, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? लक्ष्मण उसे यहाँ तक पहुँचने की सारी कहानी बताता है। लड़की उसे पानी का गिलास देती है और उससे कहती है, 2 दिन बाद अमावस है। अगर आप तब यहाँ आएंगे तो आपको वह पेड़ मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है, क्योंकि वो पेड़ केवल अमावस के दिन ही दिखाई देता है। क्या आप अमावस को यहाँ आएंगे? हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। वादा करो कि आप ज़रूर आओगे। और उसकी आंखों में काला जादू कर देती है। अगले दिन सुबह उठकर लक्ष्मण चाय के स्टॉल पर चाय पीने जाता है। वहाँ कुछ लोग आने वाली अमावस्या और उस पक्षी की छाया के बारे में बात कर रहे थे। इस भ्रम को तो गांव वालों के दिमाग से निकालना होगा, पर मेरे समझाने से ये भोले लोग कुछ नहीं समझेंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करूं? अरे हाँ, मुझे उस पेड़ के रिसर्च के लिए भी अमावस्या के दिन ही जाना है। क्यों ना मैं इस काम के लिए उस लड़की से ही मदद लूं। शायद इस पक्षी की छाया के बारे में वो कुछ जानती हो। अमावस्या के दिन लक्ष्मण पूरी तैयारी के साथ
घने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। चारों तरफ घना अंधेरा होता है। सभी घरों के गेट बंद होते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो देखता है कि एक पक्षी की छाया उसका पीछा कर रही है। लक्ष्मण बिना घबराए जंगल की तरफ भागता है और उस लड़की की कुटिया के पीछे छुप जाता है, जिससे लक्ष्मण उस पक्षी को देख सके। लगता है उस दिन गांव वाले सही बोल रहे थे। वास्तव में इस परछाई के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें लड़की की कुटिया से सुनाई पड़ती है। खिड़की से अंदर देखने पर वह चौंक जाता है। वो जवान लड़की अब बूढ़ी हो गई थी और सामने लटके एक पर्दे पर उस कौवे को उड़ता देखकर बोल रही थी, मैं मर रही हूँ। हे शैतानी कौवे, मुझे जल्दी से उस जवान लड़के की जान ला कर दो, जिससे मैं वापस से जवान हो सकूं। मुझे अभी 500 साल और जीना है। उसके लिए मुझे अभी बहुत लोगों की जानें लेनी है। लक्ष्मण यह देख समझ जाता है कि यह लड़की वास्तव में एक चुड़ैल है, जो अपने आप को जवान रखने के लिए इस कौवे का सहारा लेकर लोगों को मार रही है। लक्ष्मण तुरंत उस कौवे को मारने का फैसला करता है और बैग से अपनी बंदूक निकाल कौवे को ढूंढने लगता है। जैसे ही उसे कौवे की परछाई दिखाई देती है, वो बंदूक से ऊपर की ओर निशाना लगाकर उसे मार देता है। कौवे के मरते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आकर चिल्लाने लगती है और कुछ ही क्षणों में मर जाती है। उसके मरते ही वो कुटिया जंगल से गायब हो जाती है। लक्ष्मण को पता नहीं था ये क्या हो रहा है, पर उसे गर्व था कि उसने अपने हुनर से बहुत लोगों की जान बचाई है। चुड़ैल के मरते ही गांव से घने बादलों का अंधेरा हटने लगता है और सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ने लगती है। सभी लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं एक बड़ा सा कौवा ज़मीन पर मरा हुआ है, जो सूरज की किरणें पड़ने पर गायब होने लगता है। सभी गांव वाले यह देख खुशी मनाते हैं कि वो दुष्ट पक्षी की परछाई हमेशा के लिए मर चुकी है। अब उन्हें किसी परछाई से डरने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मण को अपनी रिसर्च करने के लिए पेड़ तो नहीं मिला, पर वो खुश था, क्योंकि वो गांव और गांव वालों को हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत से मुक्त करा चुका था।